इतिहास में कुछ साल सिर्फ तारीखें नहीं होते, बल्कि वो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। 1909 एक ऐसा ही साल था, एक ऐसा निर्णायक साल जिसने आने वाले दशकों के लिए भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। आइए देखते हैं कैसे। तो ये जो साल था 1909, ये कोई मामूली साल नहीं था। ये तो एक तूफान जैसा था, एक ऐसा तूफान जिसमें सुधार, क्रांति, विभाजन और वैचारिक संघर्ष सब कुछ एक साथ चल रहा था। तो चलिए इस ऐतिहासिक साल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुधारों की नींव और क्रांति की। देखिए, साल की शुरुआत से ही ना माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ तो सुधारों की धीमी धीमी आहट सुनाई दे रही थी और दूसरी तरफ क्रांति की आग भी सुलग रही थी। साल शुरू होता है और तारीख आती है 29-30 जनवरी की। जगह थी दिल्ली। यहाँ पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का तीसरा सालाना अधिवेशन हो रहा था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आगा खां तृतीय। इसी सेशन में एक ऐसी मांग रखी गई जिसने भारत के भविष्य की कहानी ही बदल दी, और वो मांग थी पृथक निर्वाचक मंडल की। अब आगे बढ़ते हैं मार्च अप्रैल के महीने में। इस दौरान एक बहुत ही बड़ी एक ऐतिहासिक नियुक्ति हुई, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इन्हें वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद यानी कि वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियुक्ति इतनी ऐतिहासिक क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि एसपी सिन्हा इस बहुत बड़े पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। जरा सोचिए, उस दौर में ब्रिटिश शासन के इतने ऊंचे लेवल पर किसी भारतीय का पहुंचना ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। फिर आई 6 मई की तारीख। इस दिन पूरे देश की नज़रें टिकी हुई थीं अलीपुर षड्यंत्र केस के फैसले पर। और जब फैसला आया तो उसमें सबूतों की कमी की वजह से श्री अरबिंदो घोष को तो बरी कर दिया गया, लेकिन उनके कई साथी क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजाएं सुनाई गईं। और फिर वो दिन आया जिसने भारतीय राजनीति में कानूनी तौर पर बंटवारे के बीज बो दिए। तारीख थी 25 मई। इस दिन भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम सब मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, उसको शाही मंजूरी मिल गई। और बस इसी के साथ भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था थी वो एक कानूनी हकीकत बन गई। तो सवाल उठता है कि ये पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट आखिर था क्या? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मुस्लिम वोटर्स सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। ये एक ऐसी सोच थी जिसने भारतीय समाज को पॉलिटिकल लेवल पर बांटने का काम किया, और इसका असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा होने वाला था। तो जैसा हमने देखा, श्री अरबिंदो घोष जेल से रिहा हो चुके थे और बाहर आते ही उन्होंने अपनी राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई को फिर से शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में 19 जून को उन्होंने कर्मयोगिन नाम की एक इंग्लिश वीकली मैगजीन निकालनी शुरू की। अब बात करते हैं 1 जुलाई की। इस दिन भारत में चल रही क्रांति की गूंज सीधे लंदन के दिल में सुनाई दी। हुआ ये कि वहां पर मदन लाल ढींगरा में भारत सचिव के पॉलिटिकल एडीसी सर कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। अब हम साल के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, विचार, संगठन और बलिदान। ये वो दौर था जब नए नए आइडियाज सामने आ रहे थे, नए संगठन बन रहे थे और कुर्बानियां भी दी जा रही थी। चलिए देखते हैं कैसे। तो 31 जुलाई को उसी कर्मयोगिन पत्रिका में श्री अरबिंदो का एक बहुत ही मशहूर खुला खत छपा। इसका नाम था एन ओपन लेटर टू माई कंट्रीमेन। पता है, इस लेटर को उनका राजनीतिक वसीयतनामा या पॉलिटिकल विल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने देश के लिए अपने विचार और भविष्य का पूरा खाका पेश किया था। इसके बाद आई 17 अगस्त की तारीख। इसी दिन कर्जन वाइली की हत्या के जुर्म में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। उनका ये बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये शहादत भारत की धरती पर नहीं हुई थी, ये हुई थी लंदन की पेंटनविले जेल में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि भारत की आज़ादी की लड़ाई अब सिर्फ भारत की सीमाओं में बंधी नहीं रह गई थी। श्री अरबिंदो अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसी कोशिश में 23 अगस्त को उन्होंने एक और पत्रिका शुरू की। ये बंगाली भाषा की एक वीकली मैगजीन थी जिसका नाम था धर्म। अब देखिए, देश का राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा था। इसी बदले हुए माहौल में अक्टूबर के महीने में एक नया संगठन सामने आया, पंजाब हिंदू सभा। इसकी स्थापना की थी यूएन मुखर्जी और लालचंद ने,
और इसका जो पहला सेशन हुआ वो लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। अब एक बहुत ही दिलचस्प घटना पर आते हैं। 13 से 22 नवंबर के बीच एक जहाज था, SS किल्डोनन कैसल, जो समंदर में सफर कर रहा था। इसी जहाज पर महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद पर अपनी सबसे जरूरी किताबों में से एक, हिंद स्वराज को लिखा। ये किताब असल में उनके विचारों का पूरा सार है। और अब हम पहुंचते हैं साल के आखिरी हिस्से में, अधिनियम, षड्यंत्र और विरोध। साल के अंत तक आप कह सकते हैं कि टकराव की पूरी जमीन तैयार हो चुकी थी। एक तरफ मार्ले मिंटो सुधार लागू हो रहे थे, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां और राजनीतिक विरोध की आग और तेज हो रही थी। और वो तारीख थी 15 नवंबर। इसी दिन वो पृथक निर्वाचक मंडल वाला सिस्टम, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार, भारत में ऑफिशियली लागू कर दिया गया। फिर 21 दिसंबर को एक और बड़ी घटना हुई, नासिक षड्यंत्र केस। इसमें हुआ ये कि अभिनव भारत नाम के संगठन के एक सदस्य थे, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। उन्होंने नासिक के विजयानंद थिएटर में कलेक्टर AMT जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। और साल के बिल्कुल अंत में 25 दिसंबर को श्री अरविंदो ने अपनी पत्रिका कर्मयोगिन में टू माई कंट्री मैन टाइटल से एक और लेख लिखा, जो काफी विवादास्पद था। और इस लेख का नतीजा ये हुआ कि उनके खिलाफ राजद्रोह का वारंट जारी कर दिया गया। तो साल का अंत होते होते तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी। एक तरफ था 1909 का एक्ट, जो धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल को कानूनी शक्ल दे रहा था, और इसके ठीक सामने खड़ी थी कांग्रेस, जिसने अपने लाहौर सेशन में, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, इस बंटवारे वाले कानून का पुरजोर विरोध किया। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि 1909 में हुई इन सारी घटनाओं ने, और खास तौर पर इस पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत ने, भारत की आज़ादी की लड़ाई को कैसे प्रभावित किया। देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, क्योंकि इसका असर बहुत ही गहरा था और आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाना था। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।